हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करना शुरू कर देंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे बच्चे, अगर आप पास्ट ईयर का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे, चाहे हम स्कूल एग्जाम्स के बारे में बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करें। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना ये डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इस टॉपिक का सीधे लेना देना दरअसल में फिजिक्स में होने वाले या साइंस में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और उससे मिलने वाले डेटा के रिप्रेजेंटेशन पर होता है। तो ये आइडिया इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप फिजिक्स से या साइंस के साथ जुड़े रहोगे आगे तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कई बार कंडक्ट करने होंगे, उसका डेटा भी आपको लिखना पड़ेगा। इवन मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करा हुआ है, तो हमें केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में बहुत सारी लैब्स मिलती थी, बहुत सारी उस लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते थे। उन एक्सपेरिमेंट्स का डेटा भी हमें बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता था और उन डेटास को रिकॉर्ड करने के लिए और उन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल से। इस एग्जांपल में मैंने आपको एक डोर दिया है और इस डोर की हमें विड्थ नापनी है कि ये डोर कितना चौड़ा है, और इसकी विड्थ को नापने के लिए हमने तीन अलग स्केल इस्तेमाल करे हैं, एक ए स्केल, एक बी और एक सी। अब ए स्केल के बारे में हमें बस इतनी नॉलेज है कि ये स्केल पूरा 1 मीटर लंबा है, लेकिन इस स्केल में अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट में इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको। इस स्केल को अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्केल में स्केल की बिगिनिंग यानी 0 से आगे बढ़ने पर कोई मार्किंग नहीं है और सीधे लास्ट मार्किंग दी हुई है 1 मीटर की। यानी इससे हमें पता चल रहा है ये स्केल 1 मीटर लंबा तो है लेकिन बीच में कोई मार्किंग नहीं दी है। मतलब कह सकते हो 0.1 मीटर कहां पर है, 0.2 मीटर कहां पर है, 0.3 मीटर कहां है, अपने को नहीं पता। तो अगर मान लो मैंने आपको सिर्फ ये स्केल दिया होता और कहा होता इस स्केल की हेल्प से आप इस डोर की विड्थ बताओ, तो आप एक अंदाजे से विड्थ बताते और अंदाजा कुछ ऐसे बोलते कि हम लोग 1 मीटर वाले एंड से बहुत पास में है और आधे से बहुत दूर में है। भाई आधा कहीं यहां पर होगा, अब आधे से दूर है 1 मीटर के पास है, तो इसका मतलब है जो आंसर होगा वो 0.5 मीटर से ज्यादा होगा लेकिन 1 मीटर से कम। तो हमने रैंडमली बोल दिया क्योंकि हम 1 मीटर के बहुत पास है तो हमने बोल दिया 0.8 मीटर है। हम इसी तरह का तो एक एजुकेटेड गेस लेंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है हो रहा है, तो सिचुएशन 0.8 मीटर रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन उसी की बजाय मैंने आपको ये मीटर स्केल चेंज करके अब नया दे दिया ऐसा, जिसमें 0 और 1 मीटर के बीच में हर 10 के डिफरेंस पर आपको सेंटीमीटर के ब्लॉक दिए हुए कि जैसे आपको ये बता दिया गया ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा 1 मीटर। अब मैंने कहा यार अब आप एक काम करो, इसकी विड्थ बताओ। तो अब मेरे बच्चे आपको ये दिखेगा कि हमारा जो स्केल है उसमें दरवाजे की जो विड्थ है वो 70 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है और 80 सेंटीमीटर के बहुत क्लोज है। तो अब आप क्या बोल सकते हो कि जो आंसर होगा वो 0.8 मीटर नहीं होगा बल्कि डेफिनेटली उससे कम होगा। पर आप बोल दोगे अगर 0.8 से कम है लेकिन 0.8 के बहुत पास रहना चाहिए, तो हमने अंदाजे से बोल दिया 0.77 है। अभी भी हम ये एजुकेटेड गेस ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैंने आपको ये थर्ड स्केल दे दिया, इस थर्ड स्केल में अगर आप ध्यान से देखो इन 10 सेंटीमीटर के गैप्स पर भी बीच बीच में और छोटी मार्किंग्स बनी हुई है, और अगर बीच बीच में और छोटी मार्किंग्स बनी है तो आप यहां पर और ज्यादा सही से मेजरमेंट कर सकते हो। और ये मेजरमेंट अब आपने बोल दिया 0.772 मीटर आ रहा है। तो एक बात नोटिस करना, इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर या इन तीनों मेजरमेंट्स के अंदर हम मेजर दरवाजे की विड्थ कर रहे हैं, पर एक बार 0.8 मीटर आ रहा है, एक बार 0.77 और एक बार 0.772। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि सबसे सही मेजरमेंट हमें कहां मिला होगा या सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट हमें कहां मिला होगा या सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट हमें कहां मिला होगा, तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चे आप ये बोलोगे लास्ट वाले केस में। और सबसे बुरा किस में मिला होगा यानी जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम है, वो है पहला एक्सपेरिमेंट। तो नोटिस करो पहले एक्सपेरिमेंट में डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस हमें पता है, इसलिए आप कह रहे हो वो बुरा है, और यहां पर हमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस पता है, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास डेटा है ये ज्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज डेटा है। बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। जैसे जब हम विड्थ को इस मेजरमेंट में बताएंगे दरवाजे की, तो हम बोलेंगे 0.772 है, तो यहां पर हर एक नंबर दरवाजे की विड्थ को बताने में हमारी हेल्प कर रहा है। और यहां पर टोटल 3 डिजिट ऐसी हैं जो दरवाजे की विड्थ बताने में हमें हेल्प कर रही हैं।
जबकि पहले वाले केस में सिर्फ एक ऐसी डिजिट है जो दरवाजे की विड्थ बताने में हमारी हेल्प कर रही है। तो मेरे बच्चे हम ये बोलेंगे कि थर्ड केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, यानी ऐसी डिजिट्स जिनका सिग्निफिकेंस इस वैल्यू को बताने में बहुत ज्यादा है उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर मान लेंगे। तो ऐसी डिजिट्स जिनका किसी वैल्यू को बताने में बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, वो उस वैल्यू को बताने में बहुत मीनिंग क्रिएट करते हैं, हम ऐसी डिजिट्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर अपने पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर सिर्फ एक है। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया पता चल रहा है आपको। सिग्निफिकेंट फिगर हमें यह बताता है कि दरअसल में कोई भी वैल्यू अगर आपको एक्सप्रेस करके दी गई है तो उस वैल्यू में कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, उससे हमें पता चलेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। या सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताएगा उस वैल्यू में कितने मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, और यहीं से डेफिनेशन बन जाती है मेरे बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर की हमें डेफिनेशन पढ़नी है तो जो मैंने आपको समझाया है वही यहां पर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा है, और आप इसे यहां पर देख सकते हो। तो लिखा कुछ ऐसा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, मतलब हम किसी नंबर की डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, और ऐसी डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे विच आर मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसिजन। यानी वो पर्टिकुलर डिजिट्स जो उस नंबर की एक्यूरेसी या प्रिसिजन को बताने में हमारी हेल्प कर रही हैं, हम उन्हें बोल देंगे मेरे बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर। तो आई एम प्रीटी मच श्योर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया क्या है। अब इसी को हमें और ज्यादा डिटेल में समझना है। अच्छा, आगे चलने से पहले लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स का काफी ज्यादा लेना देना होता है मेजरमेंट करने वाले डिवाइस से। जैसे यहां पर हमने 3 अलग अलग स्केल लिए थे। पहले स्केल में हमारे पास सीधे 0 के बाद 1 मीटर का डिवीजन था, बीच में और कोई छोटे छोटे डिवीजन नहीं थे। तो अपने आप ही यहां पर हमने अंदाजे से 0.8 मीटर बताया, पर चाहता तो कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता था ना 0.8123 मीटर। और अगर वो ऐसा बोल देता कि यहां पर जो दरअसल में दरवाजे की विड्थ आ रही है 0.8123 मीटर आ रही है, तो उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4, जबकि इस बच्चे के पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सिर्फ 3। तो क्या इसका यह मतलब है कि इसने ज्यादा प्रिसाइज डेटा ढूंढा है? तो आंसर है नहीं। अरे भाई, ये तो बस हवाबाजी कर रहा है यार। इसके पास जो मेजरमेंट करने वाली डिवाइस थी उसमें कहीं भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक मीटर नापने का ऑप्शन ही नहीं था। ये फिर भी हवाबाजी में बता रहा है कि इतना आ रहा होगा। तो अगर आप सिर्फ हवाबाजी से चीजें बता रहे हो और ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर अपने फॉर्मूले में इन्वॉल्व कर दे रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में इन्वॉल्व कर दे रहे हो, तो उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है। याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर तभी माना जाएगा अगर आप जिस चीज का मेजरमेंट कर रहे हो, जिस डिवाइस की हेल्प से कर रहे हो, उस डिवाइस के पास उतना कैलिबर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सब लोगों ने दीवार वाली घड़ी देखी है, वॉल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक, जिसमें मिनट की सुई होती है, आर की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है। तो मान लो उस चीज से, उस घड़ी से किसी ने ये टाइम मेजर करा 2 मिनट एंड 32.5 सेकेंड। ठीक है, तो क्या ऐसा टाइम मेजर कर पाना उसके लिए पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर भाई सबसे छोटा टाइम जो आप मेजर कर सकते हो वो 1 सेकंड है। ये 32.5 सेकंड कोई कैसे मेजर कर सकता है? यानी अगर वो पर्सन अपने मेजर करने वाले टाइम को ऐसे बताए कि भाई 2 मिनट है, 2 मिनट के बाद 32 सेकंड है, और उसके बाद 5 उससे भी छोटे सेकंड है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो ही नहीं सकती भाई। वो 5 सेकंड मतलब 1 सेकंड से छोटी वैल्यू मेजर ही नहीं कर सकता, और अगर मेजर नहीं कर सकता तो ऐसा कोई भी टाइम बिल्कुल वर्थलेस है। ठीक है, वो पूरा बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे बच्चे कि हम एक बात अच्छे से समझे, जिस मेजरमेंट करने वाली डिवाइस से हम न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं, वो मेजरमेंट करने वाली डिवाइस कितनी वैल्यू तक कैलकुलेशन कर सकती है, वो सिग्निफिकेंट फिगर देगा। जब ये बच्चा बताएगा 0.772, तो ये काफी हद तक सही बता रहा है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं। इन रूल्स के बारे में हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, जो बात मैंने आपको बताई थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दी है ताकि नोट्स में आपके पास रहे। अच्छा, एक बात मेरे बच्चे एडवाइस करूंगा मैं आपको, नोट्स यार रेगुलरली बनाते हुए चलो। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना एक बहुत ही बढ़िया हैबिट होती है। अगर आपको चीजें रिवाइज करने का मौका मिलेगा और आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स को रिवाइज करोगे तो आप ज्यादा बेटर रिवीजन कर पाओगे। मतलब एक्चुअल में मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं बड़े आराम से, लेकिन ये पास्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि पीडीएफ प्रोवाइड करने से रिवीजन स्ट्रांग नहीं हो पाता। हाँ, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाए हैं, क्योंकि वहां पर आप खुद अपनी तरफ से कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो, कि आपको अगर कोई चीज एक्स्ट्रा लिखनी है तो वहां पर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो।
जबकि पीडीएफ में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब उससे फायदा क्या मिलेगा, अगर वो आपके हैंडराइटिंग में होंगे तो पहली बात आपने खुद लिखा है तो आपको याद होगा कि क्या क्या आपने लिखा है और अच्छे से आप उसे रिवाइज कर पाओगे। आपने हार्डवर्क डाला होगा उसके अंदर तो और आपको मतलब हेल्प मिलेगी उससे रिवाइज करने में, आपको एप्रिसिएशन लगेगा, यार मैंने हार्डवर्क डाला है, मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो इससे काफी बेनिफिट मिलता है। फिलहाल अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैंने आपको एक बात मेंशन करी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिपोर्ट करते टाइम, ठीक है, रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड्स मोर डिजिट देन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज सुपरफ्लूस। मतलब अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट से भी ज्यादा कोई डिजिट्स आ रही हैं किसी डेटा के अंदर, ठीक है, जो वो मेजर नहीं कर सकता, वो बस फालतूगिरी है। जैसे यहां पर ये जो हमारा क्या नाम है स्केल था, ये डेसिमल की ज्यादा ज्यादा एक प्लेस तक वैल्यू मेजर कर सकता था, इसके आगे आपने कुछ भी बताया तो ये सुपरफ्लूस है, मतलब फालतू का है, कुछ किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हम जब भी कोई वैल्यू लिखें तो सिग्निफिकेंट फिगर जितना आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखें। अब सिग्निफिकेंट फिगर का फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आपको नंबर कैसा भी दिया हो, उस नंबर में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है, चाहे वो नंबर डेसिमल वाला नंबर हो चाहे बिना डेसिमल वाला नंबर हो, उसमें सारी डिजिट्स दरअसल में नॉन जीरो जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी, बशर्ते आपने हवाबाजी ना करी हो, ठीक है। ये बात जरूरी है। यहां पर हर स्टेटमेंट में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हवाबाजी वाला कोई आपको सिग्निफिकेंट फिगर का डेटा नहीं लिखना है। जैसे मान लो आपने इस स्केल की हेल्प से, लास्ट वाले स्केल की हेल्प से यहां पर इस दरवाजे की विड्थ नापी और आपने बताया 0.772 है। तो अगर 0.772 बता रहे हो तो जैसे आपने यहां पर लिखा वैल्यू 0.772, अब इस नंबर में डेसिमल के बाद 3 नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो, तो 3 नॉन जीरो डिजिट है, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएफ लिखते हैं वो हो जाएंगे मेरे बच्चे 3। ऐसे ही कोई आपने वैल्यू कैलकुलेट करी, जैसे जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी और जी की वैल्यू आ गई 9.82 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर ये तीनों डिजिट नॉन जीरो है, तो ये तीनों ही डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे नंबर में आपने जो भी वैल्यू एक्सप्रेस करी है, अगर वो सुपरफ्लूस नहीं है, फालतूगिरी नहीं है उसमें बिल्कुल भी, तो उसमें जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब मान लो आपने दीवार वाली घड़ी से कोई टाइम मेजर करा और वो टाइम आपने ऐसे बता दिया 2.345 सेकेंड्स। अबे दीवार वाली घड़ी 2.345 सेकंड बता ही नहीं सकती भाई, वो ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड बता सकती है। ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा लो कि 2 और 3 सेकंड के अगर बीच में है तो 2.5 सेकंड हो रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा डेसिमल की एक प्लेस तक आप तुक्केबाजी कर सकते हो, लेकिन ये कहां 3 4 5, मतलब आप डेसिमल के 3 प्लेस आगे तक चले गए। तो यहां पर अगर हम लोग एनालॉग क्लॉक से, किसी पर्सन ने अगर एनालॉग क्लॉक से टाइम का ऐसा कोई मेजरमेंट बता दिया जो आपको पता चल रहा है वो एनालॉग क्लॉक बता ही नहीं सकती, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आप ये नहीं बोलोगे 4 है, ये आप बोलोगे ये डेटा ही क्या है, सुपरफ्लूस है, डेटा गड़बड़ है, ठीक है, ये गड़बड़ डेटा है, ये फालतूगिरी करी गई टोटल। हाँ, अगर वो ये बता देता कि हाँ 2 सेकंड वैल्यू आ रही है, तो 2 सेकंड अगर वैल्यू आ रही है तो हाँ वहां पर एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता। तो एक बात याद रखना कि सिर्फ डेसिमल मतलब सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स लिख देने से सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ नहीं जाते हैं। उस पर्टिकुलर चीज जिससे आपने उसको मेजर करा है वो वहां तक मेजरमेंट देना भी चाहिए, तब हमारे लिए वो यूजफुल होगा। आई होप ये वाली बात पकड़ में आ रही है। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स आने वाले हैं, नॉन जीरो डिजिट्स आने वाली हैं किसी भी नंबर में, आप उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे। सेकंड अब जीरो के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर कोई नंबर या डेटा लिखूं और यहां पर राइट साइड पे मैं उसके सिग्निफिकेंट फिगर का डेटा लिखूं, तो मान लीजिए नंबर मैंने ऐसे लिखा मेरे बच्चे कि एक शहर से दूसरे शहर की जो डिस्टेंस है वो 1003 किलोमीटर आ रही है। तो अब यहां पर ये दो नॉन जीरो नंबर है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही, लेकिन इनके बीच में जीरो आ रहे हैं। तो अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आ रहे हैं तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे, भले ही ये नंबर डेसिमल का नंबर हो या बिना डेसिमल का नंबर हो। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 आ गए। मान लो अगर ऐसा नंबर लिखा 50.007 मीटर में कोई वैल्यू हमने किसी बहुत ही एक्यूरेट क्या नाम है मेजरिंग डिवाइस से नापी जो डेसिमल की 3 प्लेस तक मीटर का लेंथ नाप सकता है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में 3 जीरो आ रहे हैं, भले चाहे बीच में डेसिमल आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं इनको भी सिग्निफिकेंट मानोगे और नॉन जीरो को भी सिग्निफिकेंट मानोगे, तो यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। लेकिन उसी का उल्टा आपने सेम चीज से, मतलब सेम मेजरिंग डिवाइस से जो डेसिमल की 3 प्लेस तक क्या कर सकता है, मीटर का मेजरमेंट कर सकता है, आपने इस पेन की टिप को मेजर करा। मैं बार बार ऐसे इशारा कर रहा था, पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा होगा, अब समझ गए होगे कि मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं कि वो जो डिवाइस है उससे हमने पेन की टिप का डायमीटर निकाला। अब पेन की टिप का डायमीटर मीटर में अगर निकालोगे तो बहुत छोटा आएगा, तो मान लो ऐसा आ गया 0.123 मीटर, ऐसे रैंडमली मैंने बोल दिया, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा है, मैंने रैंडमली बोल दिया। अब ये जो जीरो है इसके पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, और अगर इस जीरो के पहले कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है मेरे बच्चे, तो इसे सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, सिर्फ इन तीनों नॉन जीरो नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, और यहां पर आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जीरो को कैसे इन्वॉल्व करना है, बात समझ में आ रही? ये पहला केस है जीरो का, कि अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आ रहे हैं तो वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। लेकिन जीरो के ऊपर एक और रूल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और यही रूल बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है। इतने आराम से मैं बताऊंगा कि पक्का गारंटी है आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। रूल ये है कि अगर नंबर लेस देन 1 है, अब सुनना, नंबर अगर लेस देन 1 है तो एक बात पक्की है, वो प्योर डेसिमल होगा। 1 से छोटे नंबर प्योर डेसिमल नंबर होंगे, ये बात तो पक्की है, ठीक है। 1 और 0 के बीच वाले नंबर बेसिकली में, तो 1 और अब कोई बच्चा ये कहेगा 1 से छोटे नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, मेरा मतलब है 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो दरअसल में प्योर डेसिमल नंबर होंगे। यानी हम यहां पर इस रूल में बात कर रहे हैं प्योर डेसिमल नंबर के बारे में। तो प्योर डेसिमल नंबर के बारे में बात यह है कि ऐसे जीरोस जो राइट होते हैं डेसिमल पॉइंट के, यानी डेसिमल पॉइंट के ठीक राइट में आने लगते हैं, लेकिन वो एक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, क्या ये नंबर, ये जो नंबर लिखा है 0.00400450, ये नंबर में हम कह सकते हैं ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, यानी प्योर डेसिमल नंबर है। अब प्योर डेसिमल नंबर में बोला जा रहा है डेसिमल के राइट में जो जीरो आएंगे, डेसिमल के राइट में जो जीरो आएंगे किसी भी नॉन जीरो नंबर से पहले, भाई यहां पर डेसिमल के बाद में सीधे जीरो आना शुरू हो गए और नॉन जीरो नंबर इन दोनों जीरो के बाद में आ रहे हैं, तो अगर डेसिमल के तुरंत बाद जीरो आना शुरू हो जाएं किसी नॉन जीरो नंबर के पहले, तो ये सारे जीरो नंबर जो हैं ये मेयरली हमें वैल्यू एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे, मतलब पावर एक्सप्रेस करने में हेल्प करेंगे। इनका इस डिजिट को बताने में, इनका इस नंबर को बताने में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, तो इन्हें हम लोग दरअसल में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, तो दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। और ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इन जीरो का यूज सिर्फ डेसिमल पॉइंट की लोकेशन ढूंढने में आ रहा है, कि जब ये वैल्यू आप ऐसे बता रहे हो तो डेसिमल पॉइंट हमें कितनी प्लेस पहले लगाना है। इन जीरो का उस वैल्यू में कोई खास रोल नहीं है मेरे बच्चे, उस वैल्यू के एक्यूरेसी या प्रिसिजन को बताने में कोई रोल नहीं है। तो इसीलिए डेसिमल के तुरंत बाद अगर जीरो आ रहे हैं किसी नॉन जीरो नंबर से पहले, तो आप उन्हें नॉन सिग्निफिकेंट मानोगे। हाँ, लेकिन अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आने लगे, चाहे प्योर डेसिमल के बाद ही क्यों ना आ रहा हो, इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा, क्योंकि ये पहले वाला रूल फॉलो कर रहे हैं कि दो नॉन जीरो के नंबर बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। ये बात पकड़ में आ रही है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आइडिया है। अब ये रूल अगर बच्चों को कंफ्यूज करता है, मुझे उम्मीद है अब नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से एक आध प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया, अच्छा ये रूल प्योर डेसिमल नंबर में चलेगा। अगर मैंने आपको नंबर दिया 0.00043205 और मैंने कहा यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अच्छा, ये मान ले रहा हूं कि मैं ऐसा कोई डिवाइस यूज कर रहा था जो डेसिमल की 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस तक मेजरमेंट कर सकता है। मान लो अगर ऐसी डिवाइस होती जो डेसिमल के सिर्फ 3 प्लेस तक मेजरमेंट कर सकता है, और मैंने ये डेटा बता दिया उस डिवाइस की हेल्प से, तो ये मेरी पूरी हवाबाजी है, गपबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब यहां पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछे गए तो डेसिमल के तुरंत बाद जीरो आना अगर स्टार्ट हो गए, बिना कोई नॉन जीरो नंबर आए, तो ये सारे जीरो बस डेसिमल की प्लेस को लोकेट करने में हमारी हेल्प करेंगे, और इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एक्यूरेसी या प्रेसिजन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर ये आ जाएंगे 1 2 3। अब दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आ रहा है तो इसे जरूर काउंट करा जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 5। लेकिन उसी का उल्टा अगर ये वैल्यू दी गई 0.30501, ये मैंने दे दिया और मैंने कहा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो इसमें डेसिमल के राइट में तो जीरो आ रहा है, लेकिन तुरंत राइट में नहीं आ रहा। डेसिमल के राइट में पहले एक नॉन जीरो नंबर आ गया, और दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो आएंगे उन्हें हमें सिग्निफिकेंट फिगर मानना, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गए। अब हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि क्या हम, भाई आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया था
कि अगर एक बार आपने डेसिमल लगा दिया है तो डेसिमल के राइट में आप जितने जीरो चाहो लगा सकते हो। बेटा ये मैथ के लिए बोला गया है कि कैलकुलेशन करने के लिए ऐसा कर सकते हो, फिजिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप ऐसा करने लग गए इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हो कि ये जो भी चीज आपने मेजर करी है ये डेसिमल की 5, 6, 7, 8, 9 प्लेस तक निकाली है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं आपके पास वो डिवाइस ज्यादातर 5 प्लेस तक नंबर बता रही थी डेसिमल के बाद, आप 9 प्लेस तक कैसे चले गए? तो ये तो हवाबाजी। मैथ में करना अलाउड है बट फिजिक्स में ऐसे डेसिमल के बाद जीरो फालतू में लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेटा हमें बहुत एक्यूरेसी और प्रिसिजन के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो इसीलिए एक और रूल आएगा मेरे बच्चे, जीरोस के ऊपर ही, और ये भी जीरो डेसिमल के बाद वाले जीरोस के ऊपर आ रहा है। तो जब यहां पर बोला गया है जो टर्मिनल जीरोस हैं या ट्रेलिंग जीरो हैं किसी भी नंबर में विदाउट डेसिमल पॉइंट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी अगर नंबर में डेसिमल नहीं है और उसके राइट में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काउंट नहीं होंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपको एक नंबर बोला गया 4500, तो ये जो 000 आ रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम दरअसल में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। 4500 आ रहा है, इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करा जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर बस 2 ही माने जाएंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन ये कब है? ये मेरे बच्चे तब है जब आपने दरअसल में ये एक्सप्रेस कराओ कि जिस भी डेटा को आपने मेजर करा है वो डेटा किसी और यूनिट में आपने एक्सप्रेस कर दिया। जैसे मान लो आपने एक रॉड की लेंथ निकाली, अब आपके पास मीटर स्केल था और मीटर स्केल से उसकी लेंथ आई 123 मीटर, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 हुए, क्योंकि लेंथ आपने एक्चुअल में कितनी नापी है? 3। अब लेकिन मेरे बच्चे आप क्या कर रहे हो, इसको किसी और को बताने के लिए या आपके दोस्त ने उसको किसी इस डेटा को किसी और को बताने के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो वो बोलेगा कि यार मेरे दोस्त ने तो निकाली थी 123 मीटर एक्यूरेसी से, तो अगर वो पर्सन सामने से अगर मान लो सेंटीमीटर में डेटा पूछ रहा है तो उसने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर बता दिया। तो क्या अब आपके दोस्त ने 5 सिग्निफिकेंट फिगर का डेटा बताया है? नहीं भाई, अभी भी डेटा में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, क्योंकि आपने तो 3 ही का कैलकुलेशन करा था ना। ये जो एक्स्ट्रा जीरो आ रहे हैं मेरे बच्चे ये तो यूनिट कन्वर्जन की वजह से आ रहे हैं। तो अगर कभी भी ये जो जीरोस आ रहे हैं ये अगर यूनिट कन्वर्जन की वजह से आ रहे हैं तो इन जीरोस को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करा जाएगा अगर नंबर में डेसिमल नहीं दिया हुआ है। भाई डेसिमल तो देखो तभी आता है जब आपने सही से कैलकुलेशन करा हो, प्रिसाइजली कैलकुलेशन करा हो या एक्यूरेटली कैलकुलेशन करा हो। तो अगर डेसिमल के आसपास जीरो आ रहे हैं तो उन्हें कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखना ट्रेलिंग जीरो अगर हमारे पास, ठीक है, ट्रेलिंग जीरो अगर प्योर बिना डेसिमल नंबर वाले में है यानी लास्ट में अगर आ रहे हैं तो उन्हें हम नॉन सिग्निफिकेंट मान के ही चलेंगे, बशर्ते आपको ये बात कंफर्म ना करी गई हो कि ये यूनिट कन्वर्जन से नहीं बल्कि एक्चुअली में निकाला गया है। अगर ये बात बोल दी गई कि भाई हमने जिस डिवाइस से इसका एक्चुअल मेजरमेंट करा है उसने वैल्यू इतनी दी है 45,000 और हमने बहुत एक्यूरेसी से मेजरमेंट करा है, तो इन जीरोस को भी कंसिडर करना होगा। ये मेयरली अगर सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की वजह से आया है, ये जीरो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की वजह से अगर आए हैं तो ये आपके किसी काम के नहीं। मैं यहां पर अभी मान रहा हूं कि ये तीनों जीरो दरअसल में यूनिट कन्वर्जन की वजह से आए थे। मान लो यहां पर 2 पॉइंट के बीच की हमने डिस्टेंस निकाली थी, वो 45 किलोमीटर थी। मैंने जिस डिवाइस की हेल्प से निकाला उसको वो 45 किलोमीटर निकाला, और अब मैंने क्या करा, किसी सामने वाले पर्सन को बताने के लिए ये बता दिया कि ये 45 किलोमीटर दरअसल में 45,000 मीटर है। अब अगर 45,000 मीटर बताया मैंने तो ये 3 जीरो बस यूनिट कन्वर्जन की वजह से आए हैं, और अगर ये जीरो सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की वजह से आए हैं तो इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जा सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर स्केल की हेल्प से वो डिस्टेंस एग्जैक्टली नापनी पड़ेगी, और अगर मीटर स्केल की हेल्प से वो लेंथ मैंने एग्जैक्टली नापी और वो सही से आ गई 45,123 मीटर, तो वहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये कहानी बिल्कुल दरअसल में मेरे बच्चे शुरुआत वाली कहानी की तरह है। जैसे यहां पर देखो, इस स्केल से हम सिर्फ 0.8 मीटर तक ही लेंथ नाप सकते थे, ज्यादा से ज्यादा डेसिमल की एक प्लेस तक हम तुक्केबाजी कर रहे थे, भाई कुछ तो बताना था तो हमने बता दिया 0.8 है। ठीक है, अब लेकिन अगर कोई बोल दे कि ये 0.8123 मीटर है तो ये तो गड़बड़ी हो जाएगा ना, ये तो गलत है। तो ऐसे यहां पर भी 45 किलोमीटर हमने लेंथ नापी थी, एक्चुअल में तो लेंथ हमें नहीं पता थी मीटर में, हमने मीटर में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करी, तो सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 2 रहेंगे, क्योंकि हो सकता है मीटर स्केल पर अगर जाएं तो हमें डेटा अलग मिलने लगे। जैसे इस केस में देखो, इस केस में ऐसा हो रहा है ना, जब हम लोग 1 मीटर स्केल की बजाय पूरे 1 मीटर की मार्किंग लेने के बजाय बीच में 10-10 सेंटीमीटर के गैप पे लेने लगे तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर और बढ़ गए, उनके बीच में भी गैप लेने लगे तो सिग्निफिकेंट फिगर और बढ़ गए। तो अगर मुझे यहां पर दरअसल में मीटर में डेटा बताना है तो मुझे अगर मीटर स्केल का यूज करके बताना था तो हो सकता है ये जीरो गायब हो जाते, इनकी जगह पे कोई नंबर आते,
तो उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाता। आई होप ये वाला रूल समझ में आया है मेरे बच्चे। मैं आपको बताऊं ये वाला रूल काफी लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है? तो आइडिया पकड़ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला हुआ है, डाउट पूछ लेना, कोशिश करी जाएगी उस डाउट को रिजॉल्व करने की। बाकी अदरवाइज आप मुझ तक रीच आउट करना चाहते हो तो मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से भी आप मुझ तक अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जल्दी हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर लें ताकि आप टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे अपने डाउट कंसल्ट करते रह सको। कोशिश हमारी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे हम डाउट सॉल्व कर पाए। बाकी फिलहाल अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो अब इस कहानी में अभी भी ट्रेलिंग जीरो के ऊपर है, और ट्रेलिंग जीरो के ऊपर कहानी ये है कि अगर ट्रेलिंग जीरो यानी लास्ट राइट में आने वाले जीरो एक डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। जैसे ये एक नंबर दिया है 3.5, अब पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो नंबर आ गया। अब इस नॉन जीरो नंबर के राइट में जो जीरो आ रहे हैं इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि जिस भी डिवाइस से आपने ये डेसिमल वाली डेटा का मेजरमेंट करा होगा उसने आपने वहां पर और ज्यादा प्रिसिजन का इस्तेमाल करा होगा। भाई डेसिमल वाले डेटा तभी तो आएंगे जब वो चीज बहुत प्रिसाइजली काम कर रही है, वरना तो बिना डेसिमल के नंबर आएंगे, ठीक है? तो अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं, डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर के बाद जीरो आ रहे हैं, तो उन्हें सिग्निफिकेंट काउंट करा जाता है। हाँ, इसमें भी आइडिया क्या काम करेगा कि ये जीरो बिना हवाबाजी वाले लिखे होने चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने आपको कहा कि वही एनालॉग क्लॉक का सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारी दीवार वाली जो घड़ी होती है जिसमें सेकंड की सुई होती है। सेकंड की सुई सेकंड में ही सबसे कम टाइम बता सकती है, पर अगर किसी बच्चे ने टाइम ये बता दिया कि 23.100 सेकंड आया उस टाइम, तो भाई ये दोनों जीरो तो फालतूगिरी में लगा रहा है ना, वो घड़ी वो बता ही नहीं सकती। तो ये डेसिमल के एक नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आए हमारे किसी काम के नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जीरो तभी कंसिडर करेंगे जब वो मेजरमेंट करने वाली डिवाइस ये मेजरमेंट एक्चुअल में परफॉर्म कर सकती है। अब ये बात मैं यहां पर इतना एम्फेसाइज होकर क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई मैथ में आपने एक रूल पढ़ा है ना कि डेसिमल के बाद आप चाहो जितने जीरो बढ़ा सकते हो, और अभी आपने रूल पढ़ा कि अगर डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट में जीरो आने लगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका मैथ वाला दिमाग बोलेगा कि यार मैथ में तो हमने रूल पढ़ा था इसके आगे जितने जीरो लगाना चाहो उतने जीरो लगा दो। तो जहां पहले यहां 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, अगर मैं जीरो बढ़ाता ही चला गया तो ये क्या हो जाएंगे? बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये तो इसका मतलब डेटा और प्रिसाइज हो गया। तो नहीं, ये पूरी क्या है? ये पूरी हवाबाजी। आपका जो दरअसल में एक्सपेरिमेंट करने वाला डिवाइस था वो डेसिमल के बाद 3 जीरो के आगे डेटा बता ही नहीं सकता था। तो ये तो आपने बस मैथ वाले इमेजिनरी वैल्यूज लिख डाली है ना, एक्चुअल में डेटा थोड़ी आने वाला था ये वाला। और अगर ये डेटा एक्चुअल में नहीं आने वाला था तो इससे आप सिग्निफिकेंट फिगर में स्टडी या काउंट नहीं करोगे मेरे बच्चे। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये वाला कंफ्यूजन काफी बच्चों का दूर हुआ है। बहुत दिक्कत रहती है बच्चों को इस कंफ्यूजन मतलब इस पर्टिकुलर आइडिया में, तो ये आपका सॉल्व हो गया होगा। बाकी अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो इस डिजिट में हम पूछे कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको पता है प्योर डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद अगर सीधे जीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होता क्योंकि ये डेसिमल की लोकेशन बताता है। लेकिन 6 और 9 नॉन जीरो नंबर अगर आ गए तो ये सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। और प्योर डेसिमल नंबर के आगे या डेसिमल वाली डिजिट के आगे अगर राइट में जीरो आ रहे हैं तो इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए और यहां पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आए, यही बात यहां पर लिखी हुई। हाँ, लेकिन यहां पर हम एक बात मान के चल रहे हैं कि ये जीरो जिस भी पर्सन ने लिखे हैं उसने हवाबाजी वाले जीरो नहीं लिखे हैं, इतना हमें भरोसा करना पड़ेगा। और आपको एज अ साइंटिस्ट, एज अ साइंस मतलब एज अ साइंस स्टूडेंट ये टेम्परामेंट डेवलप करना होगा कि जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके वैल्यू बताओ तो डेफिनेटली ये वैल्यू हमेशा सही बताओ। तो इससे आपका भी बेनिफिट रहता है कि आपने एक्सपेरिमेंट सही से कंडक्ट कराए, और दूसरा उस डेटा को जो इस्तेमाल करेगा वो भी सही से उस डेटा को एंटिसिपेट कर पाएगा। जैसे मैं आपको अपने किस्सा बताता हूँ लैब का। लैब में जब आप क्लास 12th में केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होता है कि मतलब रिएक्शन किस ऑर्डर से हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर से, सेकंड ऑर्डर से, थर्ड ऑर्डर से, और इसे हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से निकालते हैं। तो मैं अपनी लैब में, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट क्लास 12th में लैब में नहीं मिलता, ये मैंने अपने केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में करा था। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। अच्छा, मुझे पता था, मतलब मेरे जो लैब असिस्टेंट थे उन्होंने मुझे जो रिएक्शन दी थी, मुझे पता थी ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से आएगा। अब हुआ क्या, मेरा डेटा मुझे ऐसा लग रहा था फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने उसमें अपने हिसाब से छेड़खानी करना शुरू कर दिया।
और जब मैंने अपने हिसाब से मतलब वैल्यू कुछ और रही थी, मैं क्या कर रहा था, जानबूझ के कुछ और नोट कर रहा था, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से मैं काम करके उसे फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो वैल्यू कुछ आ रही थी, मैं उसे जानबूझ के कुछ और लिख रहा था ताकि ये डेटा मैच करने लगे फर्स्ट ऑर्डर के साथ। अब हुआ क्या, जब वो मैंने एक्सपेरिमेंट 5 से 10 बार कंडक्ट कर लिया, ऑलमोस्ट 3 घंटा लगे मुझे वो एक्सपेरिमेंट को करने में, और डेटा मैंने जब रिकॉर्ड करा और उससे ऑर्डर निकाला तो पता चला कि वो ऑर्डर फर्स्ट आ ही नहीं रहा। फिर मतलब मेरे जुगाड़ करने के बाद भी वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं आ रहा, जबकि मेरे साथ ही मेरी बेंच के बगल में मेरा फ्रेंड वो डेटा मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो बिल्कुल वैसे डेटा मेजर कर रहा था जो उसके आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि मेरे से पूछ पूछ के कर रहा था। अब पता चला उसका साले का आ गया, ठीक है। अब मैं खुद शॉक में हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे रियलाइज हो कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैनिपुलेशन के चक्कर में डेटा मैंने ऐसे एडजस्ट करने की कोशिश करी जो शायद सही रिजल्ट दे ही नहीं रहा था। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी होती है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंटल डेटा रिप्रेजेंट करो तो वो सही ही रिप्रेजेंट करो, जो आ रहा है वही आप बताओ, चाहे वो सही हो या फिर ना हो, तो ताकि अगर नहीं है तो हमें एक बात पता चल जाएगी कि हमें उसमें इंप्रूवमेंट करना है, और अगर सही आ गया तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा मान के चलेंगे जिसने भी ये 6 9 के बाद 2 0 बताए हैं, ये जीरोस एक्यूरेसी को ही बताने के लिए करे हैं, उसने हवाबाजी नहीं करी है। बाकी हवाबाजी करी है तो भाई फिर तो बेकार ही है। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल लाजमी आ सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कब हवाबाजी हुई है कब नहीं। तो देखो, अगर किसी टीचर को हवाबाजी वाला क्वेश्चन पूछना होगा तो बिल्कुल वैसे ही पूछेगा जैसे इतनी देर से मैं एनालॉग क्लॉक वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम एनालॉग क्लॉक के साथ काम कर रहे हैं और हमारे पास इतने सेकंड का डेटा आ रहा है। तो आपको पता है कि एनालॉग क्लॉक की एक लिमिट है, वो 1 सेकंड के बाद सीधे 2 सेकंड पे जाती है, 2 के बाद सीधे 3 पे। डेसिमल के सेकंड नहीं बता सकती, और डेसिमल के अगर आप बताओगे भी तो अंदाजे से बता सकते हो, लेकिन यहां पर आप क्या करो, डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक वैल्यू बता रहे हो, तो आपको पता है कि वो जो डिवाइस है वो इतना एक्यूरेट डेटा बता ही नहीं सकती। तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जितने भी जीरो लिखे हैं सब हवाबाजी वाले लिखे। तो वहां पर जब भी हवाबाजी ढूंढनी होगी, आपको एक्सपेरिमेंट किस चीज की हेल्प से करा गया है वो बताया जाएगा अंदाजे से, ताकि आप सोच पाओ कि क्या ये डिवाइस उतना एक्यूरेट मेजरमेंट कर भी सकती है या नहीं, ठीक है। आई होप मेरी बात ये सबको समझ में आई है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सुनो, दरअसल में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया तो बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से हम नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे अलग अलग नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं जिनके सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग हो। अब दिक्कत क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग होंगे तो उनको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हो सकता है आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग आ जाए। तो अब कौन सा आंसर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का कौन सा आंसर हमें सही लेना है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक जरूरी चीज होती है, पहले हम एक बात सीखे, राउंडिंग ऑफ करना। अब यार राउंडिंग ऑफ करना क्लास 8th में सीखना शुरू करा था आपने, और मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। बस वही वाला राउंडिंग ऑफ करना है, डेसिमल की अलग अलग प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो जो कुछ राउंड ऑफ करने के रूल है वो यहां पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, वो यहां पर मैंने लिख दिए हैं, और वो आपको पता भी है, बस मैं एग्जांपल से रिवाइज करा देता हूं आपको। ये रूल्स मैं पढ़ नहीं रहा, ये मैंने इसलिए लिख दिए ताकि अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लो, ठीक है। बाकी मैं आपको फटाफट बताते हुए चलता हूं। जैसे मान लो अगर आपको डेसिमल में एक नंबर दिया है 2.745 और आपको बोला है कि आपको डेसिमल सॉरी, सबसे पहला रूल तो ये है, ये तो दूसरा रूल है। सबसे पहला रूल है कि दरअसल में अगर हम डेसिमल की सर्टेन नंबर ऑफ प्लेस तक किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, और राउंड ऑफ करने के लिए किसी डिजिट को अगर हम हटा रहे हैं, तो ये डिजिट अगर 5 से छोटी है तो इससे पहले वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करा जाता। अगर जिस डिजिट को आप रिमूव कर रहे हो अगर ये 5 से बड़ी है तो इससे पहले वाले डिजिट में हम 1 ऐड कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर 5 आ जाए, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पुराने वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कि मान लो अगर मुझे डेसिमल की 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है 1.327 को, और डेसिमल की 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के पास सिर्फ 2 प्लेस आए तो मुझे 7 को हटाना है। अब 7 अगर 5 से बड़ा है तो जब इसको रिमूव करेंगे तो इससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, 4.33। मतलब बेसिकली हम ये बोलेंगे 327 33 जीरो के पास, ठीक है, जीरो के लिखने की हमें जरूरत नहीं, तो हमने 7 हटाया, 7 5 से बड़ा था तो हमने क्या करा, उससे पहले वाली डिजिट में 1 ऐड कर दिया। लेकिन उसी का उल्टा अगर मान लो हमें इस नंबर को भी डेसिमल की 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, अब 2 प्लेस की नियरेस्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आप ये 4 हटाओगे तो 4 क्योंकि 5 से छोटा है तो इससे पहले वाली डिजिट में हम कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे, तो यहां पर राउंड ऑफ होकर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5.32। पर क्या हो अगर ये नंबर जिसे आप हटाना चाहते हो राउंड ऑफ करने में ये खुद 5 हो, तो रूल क्या है। तो दरअसल में अगर खुद 5 हो जाए तो रूल अप्लाई करने के लिए हमें 2 बातें देखनी होती हैं कि जिस 5 को आप हटा रहे हैं उसके पहले लिखा नंबर इवन है या ऑड, और इवन है या ऑड इसके अकॉर्डिंग रूल बदल जाएगा।
ठीक है, अगर 5 को हटा रहे हो तब ये रूल काम करेगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर नंबर में डेसिमल के जिस प्लेस पे लगे डिजिट को आप हटा रहे हो अगर वो 5 है, तो उस 5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि उस 5 से पहले वाले डिजिट इवन है या नहीं। ठीक है, तो अगर 5 से पहले वाली डिजिट इवन है तो आप 5 को सीधे ड्रॉप कर दोगे, कोई भी 1 वगैरह पीछे ऐड नहीं करोगे। पर अगर ये ऑड है तो आप क्या करोगे, पहले वाले डिजिट में 1 ऐड करोगे। यानी अगर आप क्या नाम है, राउंड ऑफ करते टाइम 5 को रिमूव कर रहे हो, तो 5 को रिमूव करने में पहले वाली डिजिट 5 से अगर इवन है तो उस इवन डिजिट को ऐसे ही लिखा रहने दो कि उसमें कोई 1 वगैरह ऐड नहीं करोगे। लेकिन अगर 5 को हटाते हुए पहले वाले डिजिट ऑड है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। देखिए अगले प्लेस पे, हाँ मतलब यहाँ पर स्क्रीन पे अपने पास जगह अवेलेबल है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आप 3.245 को राउंड ऑफ करो डेसिमल की 2 प्लेस तक, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो ये 5 हटाना है, तो ये 5 अगर हटाओगे मेरे बच्चे तो हमें दिख रहा है कि 5 के पहले वाला नंबर इवन लिखा हुआ है। और 5 के पहले वाला नंबर अगर इवन लिखा है तो आप 5 को हटाओगे तो इस 4 में कुछ भी ऐड नहीं करोगे, आंसर 3.24 छोड़ दोगे। पर उसी का उल्टा अगर एग्जाम्पल बोला गया कि 5.235 को राउंड ऑफ करो डेसिमल की 2 प्लेस तक, राउंड ऑफ टिल 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आपको लेनी है। तो मेरे बच्चे कहानी बड़ी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, नोट करते हैं, यहां पर देखते हैं। तो अब कहानी क्या होगी, यहां पर 5.235 हमें दे रखा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 5 हटाएंगे, 5 हटाओगे तो 5 के पहले वाला नंबर ऑड है, और अगर ये ऑड है तो इसमें 1 ऐड कर दोगे तो राउंड ऑफ होगा 5.24। अब ये राउंड ऑफ क्यों करना, क्यों बताया जा रहा है, ये राउंड ऑफ करने इसलिए बताया जा रहा है मेरे बच्चे, ताकि हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के साथ अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर पाएं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। राउंड ऑफ करना पकड़ में आया, तो अब मेन मुद्दे पर चले जाते हैं कि राउंड ऑफ करना क्यों इंपॉर्टेंट था। इसलिए ताकि हम ऑपरेशंस पढ़ पाएं सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। और अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना, ये करना। एक मिनट यार, मैं पानी पी लूं जरा यार। ठीक है, तब तक एक मिनट आप स्क्रीन पे देखो क्या क्या रूल्स लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, सॉरी इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि एक एग्जांपल से आपको बताया गया कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट का मास है, वो आया है 4.237 ग्राम। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये सारे नॉन जीरो नंबर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आपको दिया गया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता है, उस ऑब्जेक्ट का हमें वॉल्यूम पता है, हमने क्या करा, इसकी डेंसिटी निकाल ली। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी डेंसिटी निकालते हैं, और इसकी डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और एक मैं काम कर रहा हूं, इससे मैं हालांकि मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है, लेकिन मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि लगभग वैल्यू इसी के अल्ले पल्ले कुछ आएगी। ठीक है, मतलब मैंने ऑलरेडी डिवीजन कैलकुलेट करके छोड़ दिया है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि डिवीजन यही आने वाला है। अपने को क्या करना है, 4.237 को डिवाइड करना है, 4.237 को डिवाइड करना है 2.51 से। ठीक है, भाई डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास हमने लिया 4.237 और वॉल्यूम लिया 2.51। तो हमने इन दोनों को डिवाइड करा, तो पता नहीं आपको स्क्रीन पे कितना दिख रहा है या नहीं दिख रहा, यहां पर वैल्यू आ रही है 1.68804781। ठीक है, और इसमें तो और ज्यादा आगे तक, मतलब यहां पर क्या हुआ, राउंड ऑफ कर दिया हमने, यहाँ पर 876 के पहले राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि ये कैलकुलेटर इतनी ही वैल्यू तक निकाल पा रहा था, हमने राउंड ऑफ कर दिया। अगर राउंड ऑफ ना करो तो ये वैल्यू और आगे तक निकलती चली जाएगी। अब जरा सोचो, मास में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 4, वॉल्यूम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 3। अब इन दोनों को जब हमने डिवाइड करा तो डेंसिटी में डेसिमल के बाद इतनी सारी प्लेसेस आने लगी। अरे यार ऐसा सोचो, क्या ये डेसिमल के बाद इतनी सारी प्लेसेस आ सकती है, मतलब कैलकुलेशन से तो आ ही नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन क्या इन सबको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करा जाएगा? तो आंसर है नहीं, इन सबको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसे तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आ गए, और जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इसका मतलब वो डेटा उतना ही प्रिसाइज है। तो क्या इसका मतलब है यहां पर हमने मास और वॉल्यूम को डिवाइड करके जो डेंसिटी निकाली है, ये डेंसिटी
डेसिमल की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 प्लेस तक प्रिसाइज है। आंसर है नो। यहां पर बस क्या हुआ है भाई, मैथ लग गई है, मैथ ने सारे आंसर निकाल दिए, लेकिन साइंस ये बोलेगी हमें सिर्फ इस वैल्यू को उतने डिजिट तक लिखना है जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को सेंस करे। अब कहानी ये होती है कि सिग्निफिकेंट फिगर जब भी आप किसी वैल्यू के कैलकुलेट करना चाहते हो, जो वैल्यू खुद आपने दो अलग अलग नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाली है, तो इस वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल होते हैं जो इन वैल्यूज के सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब यहां पर जो भी हुआ ये फालतू का लिखा हुआ है। देखो यही बात मैंने यहां पर मेंशन भी कर दी है कि आप सीधे देख सकते हो कि ये जो इतनी सारी डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं, ये जो हमने करी है ये बिल्कुल हमारे किसी काम की नहीं है, ये प्रिसिजन को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। तो अब सवाल है कि कौन सी वैल्यू को लिया जाए जो ज्यादा सही से प्रिसिजन को एक्सप्रेस कर पाए, जो हमें पता चले कि हाँ सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए कुछ रूल बना चुके हैं, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के लिए। ठीक है, तो एडिशन के लिए रूल हमने ये बनाया है कि मान लो अगर आप कई सारे अलग अलग नंबर्स ऐड कर रहे हो जिसमें अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर है और उन सारे नंबर्स में डेसिमल भी है, तो आपको एडिशन के लिए रूल बोला गया है कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, अगर हम डेसिमल प्लेसेस के साथ काम कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो डिजिट जिन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें डेसिमल प्लेसेस हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में उतनी ही डेसिमल प्लेस होनी चाहिए जितनी उन सारे नंबर में से सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस वाले नंबर में थी। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, पता नहीं, पकड़ में नहीं रहा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से पकड़ोगे बड़े आराम से पकड़ में आएगा। जैसे मानो आपको यहां पर एक नंबर दिया, एक मास दिया है 436.32 ग्राम, दूसरा मास दिया है 227.2 ग्राम, और मुझे उम्मीद है तीसरा मास भी आपको नजर आ रहा होगा 0.301 ग्राम। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहां पे डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, और यहां पर डेसिमल के बाद 3 प्लेस है। सिग्निफिकेंट फिगर का रोल नहीं है यहां पर डेसिमल के बाद जितनी प्लेस है उसका रोल है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो अब रूल ये कह रहा है कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे पता है इन तीनों को ऐसे ऐड करेंगे, 436.32 227.2। ठीक है, अब इसके आगे डेसिमल में कोई भी प्लेस नहीं है तो हम एक 0 मान सकते हैं क्योंकि हमें एडिशन तो परफॉर्म करना ही है। फिर ऐसे ही यहां पर 0.301, अब यहां पर डेसिमल के बाद 3 प्लेस आ गई तो मजबूरी में इन पे भी 0 मानना पड़ेगा मैथ के अकॉर्डिंग। ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करे जाएंगे, लेकिन मैथ परफॉर्म करने के लिए, एडिशन परफॉर्म करने के लिए तो करना पड़ेगा। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, 3 3 6 and 2 8 डेसिमल, तो देखो ये वैल्यू यहाँ लिखी है 821663। तो नोटिस करो यहां पर डेसिमल के बाद एडिशन में 3 प्लेस आ रही हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं हम डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक काउंट करें? आंसर है नो, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल बोला गया है कि अगर हम डेसिमल प्लेसेस के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कायदे से रिजल्ट में उतनी ही डेसिमल प्लेस होनी चाहिए जितनी इन सारे नंबर्स में सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस है। तो भाई यहां पे डेसिमल प्लेस 2 है, यहां पे डेसिमल प्लेस 1 है, यहां पे डेसिमल प्लेस 3 है, यानी इसका मतलब हमारे रिजल्ट में डेसिमल प्लेस सबसे लीस्ट होनी चाहिए जो इन तीनों में लीस्ट है। अब इन तीनों में लीस्ट डेसिमल प्लेस 1 है, तो हम चाहेंगे हमारे आंसर में डेसिमल प्लेस बस 1 रहे, 1 से ज्यादा न रहे, क्योंकि 1 से ज्यादा जितना भी है वो मीनिंगलेस है, वो हमारे लिए प्रिसिजन के बारे में गड़बड़ी करवा देगा। और मेरे बच्चे ऐसा क्यों करा जाता है? दरअसल मैं इतना, भाई हमें तो यहां तो डेटा और प्रिसाइज मिल गया, तो हम इसे क्यों 8 तक लेकर जा रहे हैं? 8 तक इसलिए लेके जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश करते हो कि डेटा में जो गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ी आप एड्रेस करो, ताकि अगर उसको यूज करना है हमें तो उस गड़बड़ी के हिसाब से यूज करा जाए। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि अगर मेरे बच्चे, आप लेट्स से नासा में काम करने चले गए, इसरो में काम करने चले गए, वहां पे रॉकेट आप बना रहे हो। अब रॉकेट का ना पूरा सेटअप एक जगह नहीं बनता, सब अलग अलग जगह बनते हैं। जो उसका डोम है वो अलग जगह बनेगा, उसका इंजन अलग जगह बनेगा, और इन सबको हमें एक जगह असेंबल करना होता है। अब मान लो इंजन बनाने वाली टीम ने, ठीक है, या नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाली पार्ट से, नीचे वाले पार्ट को अलग टीम ने बनाया, ऊपर वाले पार्ट को रॉकेट की अलग टीम ने बनाया, और दोनों को अब हमें ज्वाइन करना है। अब क्या हुआ कि नीचे वाले पार्ट जिसने बनाया था उन्होंने प्रिसिजन को एक्सप्लेन करने के लिए जबरदस्ती क्या करा, ज्यादा डेटा दे दिया जबरदस्ती। ठीक है, अब होगा कैसे दिक्कत? जो ऊपर वाला, मतलब जो कंपनी या जो टीम ऊपर वाला पार्ट बना रही थी उसने उस डेटा के हिसाब से काम करा,
उसको लगा इन्होंने इतना प्रिसाइज काम करा है तो हम भी अच्छे से काम कर लेते हैं। अब मान लो ऊपर वाली जो टीम है वो ज्यादा प्रिसाइजली काम कर रही थी, उसने उतना प्रिसिजन के साथ काम करके वो चीज बना दी। अब पता चला बाद में तो नीचे वाली टीम ने जबरदस्ती प्रिसिजन बताया था, अब वो जब हम फिट करने बैठे फिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर वाली चीज ने उसी प्रिसिजन के हिसाब से चीजें बना दी, नीचे वाली उतना प्रिसाइज बनाया नहीं था, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसीलिए आप क्या करते हो, जितना आपसे वैल्यू गड़बड़ हो सकती है वो गड़बड़ बताते हो, ताकि उसी हिसाब से काम करा जा सके। अगर सुधारने की जरूरत है तो सुधारा जा सके, नहीं तो उस हिसाब से काम करा जाए। तो इसीलिए यहां पर हम ये नहीं करेंगे कि डेसिमल के 3 प्लेस तक वैल्यू छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ऐसे हमने छोड़ दिया तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जाएंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने का मतलब है आप बहुत प्रिसिजन के साथ डेटा बता रहे हो। तो इसीलिए यहां पर रूल ये होता है कि अगर आप अलग अलग डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनल रिजल्ट में इन डिजिट्स में जितनी सबसे कम डेसिमल प्लेस होती है उतनी ही लाओगे। और अब वो लाने के लिए क्या करोगे, आप राउंड ऑफ करोगे। तो 1 को राउंड ऑफ करा तो 1 5 से छोटा है, तो इससे पहले वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा। 2 बचेगा, 2 को राउंड ऑफ करा, ये भी 5 से छोटा है, तो 8 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो आंसर आएगा 663.8। इसलिए आंसर दिया गया 663.8। आई होप एडिशन करने का सिग्निफिकेंट फिगर का रूल याद आ गया है, आपको पकड़ में आ गया है। और ये मेरे बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल समझ में आया डेसिमल के लिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर आप अलग अलग डेसिमल प्लेसेस के नंबर के साथ कर रहे हो तो रूल ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो रिजल्ट होना चाहिए उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब यहां पे डेसिमल प्लेस से मतलब नहीं है, यहां पर नोटिस करना, यहां पर मतलब था लीस्ट डेसिमल प्लेस से। यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर का कोई नाम नहीं आ रहा था, यहां पर किसका नाम आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर का नाम आ रहा है। कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने ओरिजिनल नंबर में थे विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे आपने अभी हमने डेंसिटी निकाली थी मास और वॉल्यूम को डिवाइड करके, मास वाले डेटा में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेंसिटी वाले डेटा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी वॉल्यूम वाले डेटा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जब हमने डेंसिटी निकाली थी तो डेंसिटी आ गई थी डेसिमल के बाद 11 प्लेसेस तक, तो हम डेंसिटी को एक्चुअल में कहां तक लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। रूल ये कह रहा है कि दरअसल में अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो और उसकी हेल्प से कोई डेटा निकाल रहे हो तो उस डेटा का जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने वाले डेटा में जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल नंबर नहीं, कम सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बराबर आएगा। बच्चे क्या करते हैं, वो यहां पर भी डेसिमल ढूंढने लगते हैं। कहानी बदल गई है, कहानी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर हमारे पास डेसिमल के बाद सॉरी हमारे पास यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 4, तो कम है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम डेंसिटी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिड्यूस करेंगे। तो यहां पर जो हमारे पास डेसिमल के बाद 3 प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद इतनी 11 प्लेसेस लिखी है, हम इतना रिड्यूस करेंगे इसको कि हमारे पास टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर आए। इसमें 1 को भी काउंट करना है, तो अगर 1 को भी काउंट करोगे तो डेसिमल के बाद बस हमें 2 प्लेस तक और जाने की जरूरत है। तो हम डेसिमल के बाद बस 2 प्लेस और जाएंगे, तो ये सारी वैल्यू राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट में आप ये डिजिट राउंड ऑफ करोगे, और ये डिजिट अगर राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 से बड़ी आ रही है, तो इसमें आप पीछे क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, और 1 ऐड करोगे तो आंसर इवेंचुअली आएगा 1.69 यूनिट आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना, जब भी सिग्निफिकेंट फिगर के साथ हम ऑपरेशन करेंगे तो हम इस तरह से ही ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी ये बात आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आई है, यहां तक ये बात समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना आ गया। याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें रिजल्ट में लीस्ट डेसिमल नंबर के बराबर, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बराबर डेसिमल नंबर चाहिए होते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हो तो जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, ठीक है। डेसिमल की प्लेस से मतलब नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब इसके बाद बस एक छोटा सा आइडिया और बचता है अपने पास, क्विकली उसको भी रैप अप कर लेते हैं, और ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बेसिकली में हम लोग साइंस के अंदर जब भी कोई डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसे साइंटिफिक मेथड से रिप्रेजेंट करें। ये आप लोगों ने क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा, 9th में आई गेस पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है और उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मानो हम लोगों ने क्या करा, एक वैल्यू मेजर करी किसी लेंथ की, और वो वैल्यू आ गई 4.700 मीटर। अब अगर ये वैल्यू आ गई 4.700 मीटर और मैं इसके यूनिट कन्वर्ट कर दूं सेंटीमीटर में, तो मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा। और अब अगर 1 0 आगे शिफ्ट हो गया तो अगर मैं इन दोनों सेम वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करूं तो ये गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि
भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर में डेसिमल आ गया है तो डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। लेकिन अगर एक नंबर में आपको इंटीजर डिजिट मिल रहा है और यहां पे जीरो आ गया तो इसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। ऐसे आपने अगर इसको एमएम में कन्वर्ट कर दिया, एमएम में कन्वर्ट करा तो ये दोनों जीरो बाहर आ गए, और अगर दोनों जीरो बाहर आ गए तो मैंने कहा था कि इन दोनों जीरो को हम सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां तो गड़बड़ होने लगी ना। अब ऐसी गड़बड़ ना हो कि हम यूनिट कन्वर्जन करें और सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाए। इस गड़बड़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूनिट कन्वर्जन जब भी करना है तो हम उसे साइंटिफिक मेथड की हेल्प से करते हैं। क्योंकि देखो जब भी हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो बेसिकली में 10 की पावर ही तो चेंज होंगी। अगर आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ऐसा जुगाड़ निकाला कि अगर हम यूनिट कन्वर्जन करने बैठे तो किसी से भी सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में गड़बड़ ना हो। इसके लिए हम लोगों ने ये रूल निकाला कि हम लोग जब भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, और उसी साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का टर्म आएगा। कैसे आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पर एक बात फिर से रिकॉल कर लो, अगर मैं किसी बच्चे को ये डेटा रिप्रेजेंट करके दूं जिसने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बोलेगा भाई? वो बोलेगा डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो नंबर आ गया और उसके बाद जीरो लिखे हैं तो हम इस बच्चे पे, इस बंदे पे भरोसा करेंगे कि इसने जीरो फालतू में नहीं लिखे हैं, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 4। लेकिन अगर ये डेटा रिप्रेजेंट करने की बजाय सीधे उसे 4700 मिलीमीटर डेटा बोल दिया जाए तो अब यहां पे कोई डेसिमल नहीं है, और कोई डेसिमल नहीं है तो आपको पता है नॉन जीरो नंबर के आगे अगर डेसिमल प्लेस नहीं है तो नॉन जीरो नंबर के आगे जितने भी जीरो आएंगे वो सारे वर्थलेस माने जाते हैं। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करे जाएंगे 2। अगर सीधे ये डेटा दिया गया, अगर सीधे ये डेटा दिया गया तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो वैसा तो हो नहीं सकता कि यूनिट कन्वर्ट करने से सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? प्रिसिजन या एक्यूरेसी को बताना। तो ऐसा तो नहीं यूनिट कन्वर्जन करने से ये वैल्यू बदल जाएगी। तो इस गड़बड़ को सुधारने के लिए हमने क्या करा, साइंटिफिक नोटेशन में चीजों को लिखना शुरू कर दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है चीजों को मैं आपको बता दूं। तो जो बात मैंने आपको बताई है वही यहां पर मैंने लिख भी दी है। मेन सीधे मुद्दे पर पहुंचते हैं कि ऐसी गड़बड़ को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेटा को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी डेटा को लिखने के लिए बेसिकली में डेटा को लिखा जाता है 10 की पावर के टर्म्स में। अब 10 की पावर में लिखने के भी रूल होते हैं कि अगर किसी भी साइंटिफिक डेटा को आपको किसी भी डेटा को साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है तो उसे हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, a इंटू 10 टू द पावर b। कोई भी डेटा अगर आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब इस a और b के ऊपर कुछ रूल है। a के ऊपर रूल ये है कि a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 1 और 10 के बीच में आनी चाहिए a की वैल्यू। मतलब आप किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते 0.57 इंटू 10 टू द पावर 3। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के लिए रूल ये है कि 10 की पावर वाले टर्म से पहले जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करोगे ये 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। पर ये तो यार 1 से छोटी हो गई ना 0.57, ये गलत है साइंटिफिक नोटेशन। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 5.7 यानी डेसिमल को आपने राइट प्लेस शिफ्ट करा, और डेसिमल को अगर आप राइट प्लेस शिफ्ट करोगे मेरे बच्चे तो डेसिमल को राइट प्लेस शिफ्ट करने के लिए आपको बेसिकली में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हमारे घर की खेती तो है नहीं 10 की, हम इस नंबर में अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई चेंजेस ना आए इसके लिए 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 को 0.57 में मल्टीप्लाई करा 5.7 बना। लेकिन इस 10 को इस 10 की पावर 3 में हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 10 की पावर 2। और अब जरा ये देखो ये किसके फॉर्म में आ गया, a इंटू 10 की पावर b के फॉर्म में आ गया। a 1 से बड़ा एक नंबर है और साथ में 10 के ऊपर कोई पावर लिखी है, और ये बात बोली गई है कि ये जो b पावर है ये दरअसल में पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव पावर होनी चाहिए। अब ये पावर इंटीजर में भी आ सकती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर भी आ सकती है, फ्रैक्शन भी आ सकती है, ये सब चलेगा। लेकिन मेन मुद्दा है कि जो a है ये 1 से बड़ा आना चाहिए और 10 से छोटा आना चाहिए, 10 भी नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आपने ऐसे लिख दिया 103.5 इंटू 10 टू द पावर 2 तो भी ये साइंटिफिक नोटेशन कंसिडर नहीं करा जाएगा। दिस इज नॉट साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि ये 10 से बड़ा हो गया। तो हमें 1 और 10 के बीच में लाने के लिए डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा। अब एक बात बताता हूं, अगर आप कभी भी डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो ना तो 10 के ऊपर जो पावर है वो जितनी नंबर ऑफ प्लेस आपने शिफ्ट करा है उतने से ऐड करके बढ़ा दो। यानी आपने डेसिमल को लेफ्ट में 2 प्लेस शिफ्ट करा है तो 10 के ऊपर जो पावर है वो 2 यूनिट बढ़ा दो, यानी 10 के ऊपर टोटल पावर 4 आ जाएगी। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? दरअसल में हम डेसिमल को 2 प्लेस पीछे शिफ्ट करना चाह रहे थे,
डेसिमल को 2 प्लेस पीछे शिफ्ट करने के लिए आपको पता है 100 से डिवीजन करना पड़ता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जैसे मान लो अगर 573 लिखा है और 100 से डिवाइड करो तो डेसिमल राइट से 2 प्लेस पहले आ जाता है। तो अगर आपको डेसिमल को कभी भी राइट में 2 प्लेस पीछे शिफ्ट करना है तो 100 से डिवाइड करोगे, पर इस पूरे नंबर को अनचेंज रखने के लिए अगर आपने 100 से डिवाइड करा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो जो 100 से मल्टीप्लाई करा है वही पावर में यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो इसे एज अ रूल याद रख सकते हो कि जब भी डेसिमल को आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो जितनी प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करोगे 10 के ऊपर उतनी ही पावर ऐड होती जाएगी, और जितनी प्लेस राइट में शिफ्ट करोगे 10 के ऊपर उतनी ही पावर सब्ट्रैक्ट होती जाएगी। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, और इसी टाइम बचाने को ट्रिक बोलते हैं भाई कुछ लोग, ठीक है। मतलब ट्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक लॉजिक ही होते हैं और बस वो आपका टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आइडिया पकड़ में आया, है 1.03 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये तो a इंटू बी, ए इंटू 10 की पावर b के फॉर्म में आ गया, क्योंकि a 1 से बड़ा हो गया, 1.03 भी 1 से बड़ा है, और 10 के ऊपर पावर b एक हमारे पास पावर आनी चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आ गई पॉजिटिव पावर। तो इस तरह के नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन बोला जाता है। और साइंटिफिक नोटेशन में 10 के ऊपर ये जो आप पावर एक्सप्रेस कर रहे होते हो या 10 की पावर का जो टर्म एक्सप्रेस करते हो, इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखो इसको लिखने का फायदा क्या है, देखो इस पूरे साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का मेन मुद्दा क्या था कि सिग्निफिकेंट फिगर जो हम लिख रहे हैं अगर यूनिट कन्वर्जन करें तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में कोई गड़बड़ ना हो। अब जरा देखो इस पर्टिकुलर आइडिया की हेल्प से सिग्निफिकेंट फिगर में गड़बड़ नहीं होगी। कैसे? जैसे 4.700 मीटर था, अब मान लो आप यूनिट कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। 4.700 को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 100 एक्चुअल में मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि ये नंबर जो है ये ऑलरेडी 1 और 10 के बीच में आ चुका है। तो जो 10 के ऊपर पावर आप ला रहे हो वो दरअसल में अलग से मल्टीप्लाई में 10 की पावर के टर्म में लिख दो। तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर के टर्म में लिखा तो ये सेंटीमीटर आया। तो अब रूल ये कहता है कि जब भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने होंगे तो आप इस ए वाले एक्सप्रेशन से काउंट करोगे, ना कि 10 की पावर बी वाले एक्सप्रेशन से। तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर ए से ही निकलने वाले हैं तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहां पे भी सिग्निफिकेंट 4 है। मान लो अगर किसी ने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करा तो 10 के ऊपर पावर एक और बढ़ जाएगी, तो नंबर तो अभी भी यही रहेगा a इंटू बी के फॉर्म में। और सिग्निफिकेंट फिगर जब भी निकालने हैं तो वो a की वैल्यू से निकलेंगे, ना कि 10 की पावर b से। आप इसे किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, इन सारे एक्सप्रेशंस में a का जो वैल्यू है वो बार बार सेम आ रहा है, और a का वैल्यू अगर बार बार सेम आ रहा है तो हर बार सिग्निफिकेंट फिगर्स इन a हर बार 4 ही आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन का ये फायदा हमें मिल जाता है कि यूनिट कन्वर्जन की हेल्प से या यूनिट कन्वर्जन करने पर जो सिग्निफिकेंट फिगर में गड़बड़ होती है ये नहीं होती है। बाकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो 10 के ऊपर जो पावर आप एक्सप्रेस कर रहे हो इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इसे भी राउंड ऑफ की तरह से ही बताया जाता है, और इसे भी एक्सप्रेस करने का एक रूल होता है। इस रूल के ऊपर अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, एक्चुअल में कहानी सुनो, ये होता है कि अगर कोई टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो मोस्टली बच्चों को भी और टीचर्स को भी लगता है कि यार अगर पूछा नहीं गया है तो हो सकता है पूछा ना जाए, क्योंकि इतना आसान टॉपिक है वो। और इस चक्कर में कई बार टीचर्स वो चीज बच्चों को पढ़ाते नहीं और बच्चे पढ़ते भी नहीं, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि अब ये साइकोलॉजी तो जो एग्जामिनर है वो समझ चुका होता है ना, भाई वो हमसे भी ज्यादा सीनियर है, मतलब पीएचडी स्कॉलर्स हैं, 20-20 25-25 सालों से आईआईटीज जैसे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा रहे हैं और वो पेपर बना रहे हैं, तो हमारी साइकोलॉजी को अच्छे से जानते हैं। भाई आपने नोटिस करा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप जो गलत आंसर निकालते हो वो आंसर भी आपके ऑप्शंस में होता है, तो ये आंसर वो टीचर ऑप्शन में इसलिए डाल पाया है क्योंकि उसे आपकी साइकोलॉजी पता है, उसे ये साइकोलॉजी भी पता है कि आपको पता, मतलब उसको लगेगा यार ये टॉपिक अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बच्चों को लगता है आसान है, करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देंगे, और वो क्वेश्चन ऐसा बना के पूछ लेंगे कि आसान होने के बावजूद भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इस टॉपिक को जरूर खत्म कर लेते हैं, भले चाहे 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगे। हाँ, लेकिन इतना ही आसान है कि नॉलेज अगर हो गई तो आप पक्का कर ले जाओगे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू एक्सप्रेस करने का। कि जैसे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर पूछा तो मैंने आपको बोला 10 की पावर वाला जो टर्म आ रहा है इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको भी निकालने का राउंड ऑफ की तरह से रूल होता है कि अगर a की वैल्यू 5 से छोटी या उसके बराबर है तो 10 के ऊपर जो भी पावर आ रही है उसी पूरे टर्म को आप बोल दोगे उस पूरे नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन अगर जो a की वैल्यू है वो 5 या 10 के बीच में आ रही है
तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को आप 1 से बढ़ाकर बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात क्या है, यहां पर एक एग्जांपल से बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो मैंने बातें बताई हैं वही ये सब लिख दी गई है। ठीक है, इसे यहां पर देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। अर्थ का डायमीटर आपको दिया है 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर, और मान लो मैंने आपसे पूछा यार इस एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। मैंने बेसिकली मैं आपको बताना है 10 के ऊपर क्या पावर एक्सपेक्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए को कंपेयर करेंगे कि ये ए तो यार 5 से छोटा है। अब अगर ये ए 5 से छोटा है तो यहां पर 10 के ऊपर जो भी पावर आ रही है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव या जो भी, वही पावर इस पूरे एक्सप्रेशन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड माना जाएगा। कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 10⁻7। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को अगर तुम पूरा 10⁻7 से मल्टीप्लाई करके ओपन करके लिख दोगे तो इसमें कितनी डिजिट्स आने वाली हैं। जैसे 1.78 इंटू 10⁻7 को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा और 7 0 और आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन डेसिमल के, ठीक है, 2 प्लेस पहले क्या आ जाएगा, सॉरी राइट से 2 प्लेस पहले डेसिमल आ जाएगा। तो अब जरा नोटिस करो हमारे पास एक्चुअल नंबर डेसिमल से पहले कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी कितने, 1 2 3 4 5 6 7। डेसिमल के 2 प्लेस पहले हमने लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन हमें बनाए। तो 10 के ऊपर कितनी पावर आ रही है, 10 के ऊपर पावर आ रही है 7। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अपन कितना बोल देंगे, 7। कि मतलब इस 1 को हटाकर आगे अगर आप डिजिट्स लिखोगे तो यहां पर कितनी डिजिट्स और आ सकती है, इस 1 के आगे, इस 1 के आगे और डिजिट्स आ सकती है 7। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओगे। लेकिन अगर ये 5 से छोटा है, अब अगर ये 5 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जो भी पावर आ रही है उससे एक ज्यादा बताकर बोला जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई ऐसा नंबर आ गया 5.623 इंटू 10⁻⁻5, और मैंने आपसे कहा कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो आपने देखा कि जो ए का एक्सप्रेशन है, पहली बात ये 1 और 10 के बीच में ही होना चाहिए, तो 1 और 10 के बीच में है। अब आपने देखा ये नंबर 5 से बड़ा आ रहा है, और अगर ये नंबर 5 से बड़ा आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने के लिए ये जो भी पावर है इसमें आप 1 ऐड करके बताओगे, यानी बताओगे -5 + 4, यानी सॉरी -5 + 1, तो ये आ गया -4। तो यहां पर आप बताओगे कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो -4 है, ना कि -5। ये रूल होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का। ठीक है, तो याद रखना a इंटू 10 की पावर b क्यों लिखा जाता है, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर में कोई गड़बड़ ना है। और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने के लिए अगर a की वैल्यू 5 से छोटी या उसके बराबर है तो जो भी 10 के ऊपर पावर आ रही है उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मान लिया जाएगा। और अगर 5 से बड़ी आ रही है और 10 के बीच में आ रही है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हमेशा 1 को ऐड कर दिया जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको पकड़ में आ रही है, यहां तक ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर पूरा अच्छे से खत्म कर लिया है। आई होप जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सारे के सारे रिजॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में दे रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे जरूर मेरे साथ डिस्कस करते रहो। मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से मुझको रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अपना अप्रिसिएशन शो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप तक ऐसे वीडियो और अच्छे से पहुंचते रहें। हमें भी दरअसल में इंकरेजमेंट मिलता है जब आप अपना मतलब लव शो करते हो कि हाँ भाई हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं ये आपको फायदा दे रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।